दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंटिन्यू रखते हैं और आज पढ़ेंगे हम शेक्सपियरियन ड्रामा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? शेक्सपियरियन ड्रामा की शेक्सपियर के टाइम में ड्रामा कैसा रहा या शेक्सपियर का ड्रामा में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो भैया शेक्सपियर तो मतलब मास्टर आर्टिस्ट बोल सकते हैं हम लोग ड्रामा के वैसे थे। उनका जन्म 1564 में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन नाम की जगह थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। एंड ही वॉज सन ऑफ ग्रेन डीलर, अनाज के व्यापारी उनके बेटे थे। काफ़ी समृद्ध व्यापारी थे, उनके बेटे थे। परंतु कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो इनकी समृद्धि थी वो डिक्लाइन पे चली गई, किस्मत ख़राब रही, पैसे डूब गए या फिर बोल सकते हो कंगाली की तरफ बढ़ने लग गए। फिर उस सिचुएशन में क्या हुआ कि शेक्सपियर को अपनी पढ़ाई स्टडीज़ छोड़नी पड़ती, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए छोड़नी पड़ी मतलब बेसिकली, और ये भी बिजनेस में घुस गए। अब शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक करियर है वो कवर करता है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, यानी 20 साल इनका ड्रामा का करियर चला 1591 टू 1611 तक। तो इसी दौरान की पीरियड को हम पढ़ेंगे इनका। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि शेक्सपियर के प्लेस को लाइट में कौन लाया, मतलब इनके प्लेस के बारे में पता कैसे चला दुनिया को कि ऐसे प्लेस भी हुआ करते थे। अब ऐसा हुआ कि देखो, इसमें कंट्रीब्यूशन है, कुछ लोग हैं जैसे हेमिंज एंड कॉन्डेल नाम के दो व्यक्ति थे। ये दोनों व्यक्ति एक्चुअल में शेक्सपियर के फेलो एक्टर्स थे, मतलब उसके प्लेस में एक्टिंग करते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया 1623 में, यानी कि शेक्सपियर की डेथ हो गई उसके 7 साल बाद। शेक्सपियर की डेथ 1616 में हो गई, तो उनके 7 साल बाद में फर्स्ट फोलियो, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोलियो करके एक पहला एडिशन निकाला इन्होंने शेक्सपियर के प्लेज का। किसका? प्लेज का एडिशन निकाला फर्स्ट फोलियो करके 1623 में। किसने? हेमिंज एंड कॉन्डेल ने। ठीक, अब इसमें शेक्सपियर के सभी प्लेज थे एक्सेप्ट पेरिकल्स उसमें नहीं था, जो कि बाद में लेटर फोलियोस यानी आगे का जो एडिशन आया उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब एक तो इनका कंट्रीब्यूशन हो गया हेमिंज एंड कॉन्डेल का। फिर इसके अलावा शेक्सपियर के प्लेज का रेफरेंस मिलता है, कहाँ मिलता है? बेसिकली देखो, फ्रांसिस मेरेज नाम के एक व्यक्ति थे जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर रहे हैं, जिनका एक टाइटल, एक वर्क आया एक्चुअल में, जिसका टाइटल था पैलेडिस टेमिस विट्स ट्रेजर। 1598 में आया ये वर्क। इस वर्क में एक्चुअल में रेफरेंस दिए गए शेक्सपियर के प्लेज के, और ये मतलब पता चलता है बेसिकली हमको डायरीज और मेमोरेंडा। ये फ्रांसिस मेरेज की जो डायरी लिखने की हैबिट होती है लोगों की, उसकी डायरी लिखते थे, तो उन डायरीज़ के थ्रू पता चला कि इनका एक वर्क आया पैलेडिस टेमिस विट्स ट्रेजर 1598 में। और इस वर्क की मदद से हमें पता चलता है कि शेक्सपियर के मतलब इस तरह के प्लेज हुए, उनके रेफरेंसेस मिले इसमें। तो ये दो हेमिंज एंड कॉन्डेल, इन्होंने तो पूरा पूरा एक तरह से शेक्सपियर के प्लेज ही निकाल दिए। ठीक है, पहला एडिशन दूसरा एडिशन इस तरह से फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो करके आए, फाइन। और फिर बाद में एक कंट्रीब्यूशन एक इनका फ्रांसिस मेरेज का। अब आगे बढ़ते हैं शेक्सपियर के इनिशियल वर्क्स। स्टार्टिंग में शेक्सपियर ने, हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेक्सपियर के स्टार्टिंग के जो वर्क्स थे ना, वो किस तरह के थे, वो कोई ओरिजिनल वर्क नहीं थे देखा जाए तो। वो बेसिकली रिवीजन थे ओल्ड प्लेस के, पुराने प्लेस को रिवीजन किया गया था, और उन्होंने कई लोगों के साथ में मिलके ऐसे प्लेस लिखे थे। तो कोलेबोरेशन किनके साथ में किया था? जैसे मार्लो, किड, ये जो बड़े राइटर थे, इनके साथ में मिलके इसने कुछ प्लेस लिखे। वो अर्ली प्लेस कौन से थे? वो थे टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थर्ड। ये प्लेस उनके स्टार्टिंग के प्लेस थे। ठीक है, जो कि उन्होंने मार्लो और क्रिस्टोफर मार्लो और किड के साथ में मिलके लिखे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शेक्सपियर के प्लेस को हम 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं, 3 कालों में बांट सकते हैं तरीके से। इनका जो फर्स्ट फेज था 1590 से 1596, इसमें इन्होंने हेनरी सिक्स के 3 प्लेस, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, ऐसी हिस्ट्रीज, ये हिस्ट्री बेस्ड प्लेस थे, ये हिस्ट्रीज बोलते हैं हम इनको। ठीक है, तो ये आई। फिर कॉमेडीज़ में क्या आई? लव्स लेबर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैंने, तो ऐसी कॉमेडीज़ आई। और ट्रेजेडीज़ में रोमियो एंड जूलियट एंड टाइटस एंड्रोनिकस, तो फेमस इनमें रोमियो एंड जूलियट ही रहा। ठीक है, बाकी प्लेस भी हैं पॉपुलर, परंतु इतने नहीं है। रोमियो एंड जूलियट बहुत पॉपुलर रहा। तो फर्स्ट फेज़ में 1590 टू 1596 का जो फेज़ था, इसमें बहुत बड़े वर्क्स इनके आए नहीं, मतलब रोमियो एंड जूलियट वॉज क्वाइट बिग वर्क और काफ़ी पॉपुलर रहा।
इसके अलावा देखा जाए तो अब मिड समर नाइट्स ड्रीम भी काफ़ी पॉपुलर रहा है। तो बाकी वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े वर्क, बहुत पॉपुलर वर्क, बड़े नहीं बहुत पॉपुलर वर्क इतने नहीं आए। इनका जो सबसे पीक टाइम था ना वो सेकंड फेज़ का था। इसमें 1596 से 1608 के बीच में, इस पीरियड में इन्होंने अपना मैक्सिमम या फिर बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट क्वालिटी के वर्क्स थे ना वो निकल के आए। हिस्ट्रीज़ में हेनरी फोर्थ के 2 प्लेज एंड हेनरी 5, ठीक है। और कॉमेडीज़ में क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एटसेट्रा। तो ऐसी फेमस कॉमेडीज़ आई, वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये ठीक है। और हिस्ट्रीज़ में तो भैया सॉरी ट्रेजेडीज़ में तो बहुत ही बोल सकते हो कि जो इनकी फेमस 4 ट्रेजेडीज़ हैं, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, चारों के चारों इसी पीरियड में आई। साथ में जूलियस सीजर भी आई, ठीक है। ये एटसेट्रा मतलब और भी आई थी, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताई हैं, ठीक। तो ये सबसे पीक पीरियड या मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट बोल सकते हैं कि जिस पीरियड ने इनको बोल सकते हो कि ड्रामा के प्लेटफॉर्म पे इतने ऊंचे स्तर पे खड़ा कर दिया बेसिकली। फिर थर्ड फेज़ 1608 टू 1611 तक, यानी ये एंडिंग फेज़ था इनका। अब इसमें कुछ वर्क्स आए थे, द टेम्पेस्ट करके, विंटर्स टेल, हेनरी एट्थ, सिम्बलिन, पेरिकल्स एंड द 2 नोबल किंग्समैन, ठीक है। ये पेरिकल्स एंड 2 नोबल किंग्समैन तो दूसरे राइटर्स के द्वारा ही फिनिश किया गया, पूरी तरह ये लिख भी नहीं पाए थे, इनकम्प्लीट थे, दूसरे लोगों ने कंप्लीट किए हो। तो ऐसे कुछ वर्क लास्ट फेज में आया जिनमें द टेम्पेस्ट क्वाइट पॉपुलर है, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के वर्क्स थे 3 अलग अलग फेजेज़ में। अब इनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ बोलते हैं उन 4 ट्रेजेडीज़ को ग्रेट ट्रेजेडीज़, इनकी जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है। तो ये 4 साथ में एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये ट्रेजेडीज़ कहलाती हैं ट्रेजेडीज़ ऑफ कैरेक्टर। कारण ये रहा कि इन ट्रेजेडीज़ में जो मेन कैरेक्टर था ना, मेन पात्र था, उसके कैरेक्टर में, उस मेन कैरेक्टर के कैरेक्टर में कोई ना कोई डिफेक्ट था और उस डिफेक्ट की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो शेक्सपियर एक तरीके से एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं ट्रेजेडीज़ के अंदर, जहाँ वो मेन कैरेक्टर के अंदर या मेन हीरो के अंदर में कोई ना कोई ऐसा वीकनेस शो करते हैं। क्योंकि एरिस्टोटल की थ्योरी थी बेसिकली ये ड्रामा में, ट्रेजेडीज़ में, कि वो जो मेन कैरेक्टर होगा वो बहुत ही हाई सोसाइटी का व्यक्ति होगा, वो बहुत ग्रेट पर्सन होगा, परंतु उस ग्रेट पर्सन के अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होगा। तो वही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में शेक्सपियर फॉलो करते हैं कि ग्रेट पर्सन अपने कैरेक्टर, अपना जो मेन हीरो रखते हैं वो ग्रेट पर्सन रखते हैं, परंतु उस ग्रेट पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी होती है उसके कैरेक्टर में जो कि उसे अपने पतन की तरफ, उसके डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो जैसे हैमलेट में एक्सेसिव रिफाइनमेंट ऑफ सेंसिबिलिटी, कि भाई वो बंदा ऐसा है कि एक तो आसपास के अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो झेल नहीं पा रहा है बेसिकली। उसका मदर का रिलेशनशिप कह सकते हो अंकल के साथ में, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है ना, ठीक है। कुल मिला के एक्सेसिव रिफाइनमेंट ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी मतलब उसके सेंसेस, मतलब वो इतना सेंसिटिव है, ये बोल सकते हो वो इतना सेंसिटिव है कि उसको हर चीज़ चुभ जाती है बड़ी इजीली, ठीक है। तो इस तरह की कमी हैमलेट के कैरेक्टर में थी। ओथेलो की में क्या थी, एक्सेसिव सिंपलनेस ऑफ माइंड, कि बहुत ही कोई भी जिसको बेवकूफ़ बना सके, इजीली बहका सके, अपनी बातों में फुसला सके एक तरह से। ओथेलो का एक्सेसिव सिंपलनेस ऑफ माइंड, कुछ ज़्यादा ही सिंपल, माइंड से कुछ ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। लियर, किंग लियर के साथ में क्या समस्या थी, एक्सेसिव इगोइज्म और अनकंट्रोलेबल टेम्पर, कुछ ज़्यादा ही इगोइज्म मतलब खुद के अहम को ठेस जल्दी पहुंच जाती, कुछ ज़्यादा ही स्वाभिमानी व्यक्ति, साथ में अनकंट्रोलेबल टेम्पर, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, तो ये उसे पतन की तरफ ले गया। मैकबेथ में एक्सेसिव एम्बिशन, मैकबेथ के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे कि महत्वाकांक्षा, कि भाई राजा बनना है, पावर चाहिए, ये सब। तो मैकबेथ की एक्सेसिव एम्बिशन उसे अपने डाउनफॉल की तरफ ले गया। तो ऐसे इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे ना, उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट था और उसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है, ठीक है। ऐसे एंटोनी के अंदर में क्या है, अनब्राइडल्ड पैशन ऑफ लव, प्यार में कुछ ज़्यादा ही मतलब पैशनेट, अंधा हो गया एक तरीके से प्यार में। तो ये कुछ कमियाँ हैं इनके मेन कैरेक्टर्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे शेक्सपियरियन प्लेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं क्या है। ट्रेजेडीज़ की क्या विशेषता है शेक्सपियर के प्लेज की, मतलब शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं सॉरी, उनकी क्या विशेषता है। तो देखो शेक्सपियरियन प्लेज स्पेशली ट्रेजेडीज़ 5 एक्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। 5 एक्ट्स होते हैं। स्टार्ट होता है हमेशा मिडल ऑफ द थिंग से, मतलब कहानी कहीं बीच में से शुरू होगी एक तरीके से, है ना। कह सकते हो आप, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से एक राजा का जन्म हुआ,
ठीक है, वो राजा बड़ा हुआ, फिर राजा सिंहासन बैठता, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, कहीं मिडिल ऑफ द थिंग से स्टार्ट हो रहा है प्ले, ठीक है। और इससे क्या होता था, ऑडियंस इंटरेस्टेड होती थी, वो इन्वॉल्व हो जाती थी एकदम स्टार्टिंग से कि हाँ ये क्या, कहाँ से शुरुआत हुई है, ये ऐसा क्यों हो रहा है डायरेक्टली, पास्ट में क्या हुआ है, अब फ्यूचर में क्या होगा, मतलब जब बीच में शुरू होता है तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। शेक्सपियरियन प्लेज में एक ट्रेजिक हीरो होता है, जैसे मैंने बताया उसकी जो मेन हीरो है उसके कैरेक्टर में डिफेक्ट होता है, तो ट्रेजिक हीरो बोलते हैं उसको, वो ट्रेजेडी की तरफ बढ़ता है आगे, उस डिफेक्ट की वजह से उसकी लाइफ में ट्रेजेडी आ जाती है। तो शेक्सपियरियन प्लेज में ट्रेजिक हीरो होता है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसकी ट्रेजेडीज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि हीरो का कैरेक्टर नोबल होगा परंतु उसके अंदर कोई ट्रेजिक फ्लॉ होगा, मतलब कोई ऐसी कमी होगी जो उसे ट्रेजेडी की तरफ ले जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं पहले भी कह देख चुका हूँ, मैकबेथ के अंदर क्या था कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था वो। एनाक्रोनिज्म, इसके प्लेज में एनाक्रोनिज्म मिलता है। एनाक्रोनिज्म का मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं इसके प्लेज में शेक्सपियर की में जो उसके समय में बिलोंग नहीं करती है। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जूलियस सीजर प्ले है। जूलियस सीजर में क्या होता है, जूलियस सीजर वाली कहानी हो गई एक तरह से 50 BC के आसपास की, यानी जीसस क्राइस्ट से भी पहले की, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब उस टाइम की कहानी, यानी 44 BC देख लो, है ना, उस टाइम की कहानी, उस टाइम की कहानी को आप शो कर रहे हो तो उस टाइम की चीज़ें शो करोगे, उस टाइम में सोसाइटी कैसी थी वो शो करोगे, ठीक है। अब शेक्सपियर ने क्या लिखा है, जूलियस सीजर की कहानी दिखा रहे हैं, 44 BC की दिखा रहे हैं, और वो लिख के आ रहे हैं कि क्लॉक ने स्ट्राइक करना बंद कर दिया, यानी घड़ी की सुई रुक गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि उस ज़माने में तो घड़ी होती नहीं थी, ऐसी मशीनी घड़ी होती नहीं थी सिर्फ सुई रुक जाए। उस ज़माने में सनडाइल होते थे इस्तेमाल, सूरज की मतलब रोशनी की वजह से छाया पड़ती है, छाया को देख के लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। तो ये एनाक्रोनिज्म हो गया कि जो चीज़ आप लिख रहे हो वो उस समय को बिलोंग ही नहीं करती है, या तो उसके बाद में आएगी वो चीज़, ठीक है, या उससे पहले निकल चुकी है और अब उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। तो एनाक्रोनिज्म मतलब जो उस समय को बिलोंग ना करे, एक तरह से समय की इसके साथ में छेड़खानी एक तरीके से। अब तो ये इनके ट्रेजेडीज़ में अक्सर मिलेगी आपको, ठीक है। सोलिलकी इनके प्लेज में जनरली होती है और ट्रेजेडीज़ में तो स्पेशली होगी। सोलिलकी क्या होता है एक्चुअली, सोलिलकी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, यानी एक अकेला व्यक्ति स्टेज पर, सिंगल पर्सन स्टेज पे बोलता है, ठीक है। जैसे हैमलेट की सोलिलकी टू बी और नॉट टू बी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो सोलिलकीज इनकी ट्रेजेडीज़ में आपको मिलेंगी। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि विचेज़, चुड़ैलें, घोस्ट, भूत, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ये सब इनके ट्रेजेडीज़ में आपको नजर आ जाएगा। शेक्सपियरियन मतलब शेक्सपियर जानता था एक चीज़ को बहुत ढंग से, वो बिलीव करता था कि लोग ऐसी चीज़ों पे मानते हैं, लोग इन चीज़ों को बिलीव करते हैं, तो ये चीज़ें उनको फैसिनेट भी करती हैं, रोमांचित भी करती हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते थे अपने प्लेज में ताकि लोग उससे जुड़ सकें, लोग इंटरेस्टेड रहें, देखने में बोर ना हो। तो उन्होंने अपने प्लेज में इनको प्रॉपर प्लेस दिया इस चीज़ों को। जैसे मैकबेथ के अंदर विचेज़ होती हैं, है ना, जो भविष्यवाणी करके बताती है कि तुम राजा बनोगे, फलाना ठिकाना, वो सब चीज़ें, ठीक है। और बैंकों का घोस्ट भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इनके प्लेस में मिलेंगी कि थोड़ा भूतिया एलिमेंट, सुपरस्टिशंस, कुछ फ्यूचर की भविष्यवाणियाँ, विचेज़, चुड़ैले, ये सब, तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गए। अब शेक्सपियर की प्लेस में और क्या है, फोर शेडोइंग भी होती है। फोर शेडोइंग का मतलब होता है कि पहले से ही कुछ अंदेशा मिल जाना कि दैट देयर इज समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। जैसे मैकबेथ में विचेज़ ने पहले ही प्रोफेसीज कर दी, ठीक है, तो उनकी भविष्यवाणी से अंदाज़ा लग गया कि मैकबेथ जो है ना ये गलत रास्ते पर पहुंचने वाला है, बेसिकली इसके साथ में बुरा होगा कुछ, ठीक। अब शेक्सपियर ने इसे अपनी ट्रेजेडीज़ में कॉमिक कैरेक्टर भी इंक्लूड करता है। अब क्योंकि देखो ट्रेजेडीज़ बड़ी सीरियस नोट पे चलती रहती हैं, उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता है, खून खराबा, डेथ्स हो रही हैं, हीरो के साथ में बड़ा बुरा चल रहा है, तो उसमें वो ट्रेजेडीज़ में कहीं ना कहीं बीच में एक कॉमिक कैरेक्टर रखता है जो थोड़ी देर टेंशन को रिलीज़ करता है, टेंशन को विराम देता है और लोगों को थोड़ा सा हंसाता है। तो ये ट्रेजेडीज़ में कॉमिक कैरेक्टर जरूर मिलेगा, जैसे किंग लियर के अंदर फूल था, ठीक। अब शेक्सपियर अपने प्लेज में स्पेशली ट्रेजेडीज़ में बिब्लिकल इमेजरी बहुत इस्तेमाल करता है, यानी बाइबल से चीज़ें उठा के इस्तेमाल करता है, तो ये भी कॉमन है, ये भी एक फीचर है इनकी प्लेज का, स्पेशली ट्रेजेडीज़ का। और शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज़ को अक्सर ये पाया गया कि वो एंड करता है उनका ऐसे व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति की स्पीच आती है एंड में, और जिस व्यक्ति की स्पीच आती है ना, उस व्यक्ति को हम हाईएस्ट कैरेक्टर का मान सकते हैं, जिससे वो एंड में स्पीच दिलवाता है। हम मान सकते हैं कि वो हाईएस्ट कैरेक्टर का व्यक्ति है जिससे स्पीच एंड में दिलवाई गई है। तो ये ट्रेजेडीज़ के फीचर हो गए, ठीक है, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के फीचर हो गए, सारे के सारे फीचर। 5 एक्ट्स,
बीच में शुरू होते हैं, मिडिल में से ट्रेजिक हीरो होता है, एनाक्रोनिज्म है, सोलिलकी है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, फोर शेडविंग होता है, कॉमिक कैरेक्टर, बिब्लिकल इमेजरी इस्तेमाल होती है, हाईएस्ट कैरेक्टर का व्यक्ति एंड में बोलेगा, ठीक है। कॉमेडीज़ में क्या है, कॉमेडीज़ में कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स पाए जाते हैं, मतलब मेन प्लॉट होगा, सब प्लॉट होगा, डिसगाइजेज होंगे, लोग रूप बदल लेंगे, इंट्रूग्स होंगे, आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब नोक झोंक वाले, ऐसे नहीं है इंट्रूग्स में कोई वैसा खून खराबा नहीं। तो बड़े जटिल कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, मतलब बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारी स्टोरीज साइड बाय साइड चल रही होंगी आपस में, और आपस में वो स्टोरीज मिक्स भी हो जाएंगी एक पॉइंट पे आके। तो ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स हो गए, इस तरह के इनके कॉमेडीज़ में मिलेंगे। वर्ड प्ले और विट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब शब्दों का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि हंसी छूट जाए, ठीक है, और आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बना दिया जाए। दिमाग का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे वर्ड्स लिखने के लिए, ऐसा वर्ड प्ले करने के लिए, बेसिकली यूजेस ऑफ विट कह सकते हैं हमको। कॉमेडीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह से, क्योंकि ह्यूमर क्रिएट करना होता है, हंसी मजाक क्रिएट करना होता है। हैप्पी एंडिंग ऑब्वियस सी बात है, कॉमेडीज़ में होगी तो हैप्पी एंडिंग मिलेगी। हीरोइंस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ के अंदर हीरोइंस मेन रोल में होती थी, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ट्रेजेडीज़ में ऐसा नहीं है, परंतु मतलब इसमें कॉमेडीज़ में हीरोइंस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप पोर्शिया का रोल देख लो, ठीक है, या फिर एज यू लाइक इट में रोज़लिंड का रोल देख लो, ठीक है। और सॉन्ग्स का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं वो कॉमेडीज़ के अंदर। तो ये फीचर है कुछ कॉमेडीज़ के, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, वर्ड प्ले एंड यूज़ ऑफ विट, हैप्पी एंडिंग, हीरोइंस का इंपॉर्टेंट रोल, सॉन्ग्स का इस्तेमाल। अब शेक्सपियर की ग्रेटनेस के बारे में देखते हैं। देखो, ग्रेट राइटर्स शेक्सपियर से पहले भी हुए हैं, उनके दौरान भी थे, उनके बाद में भी हुए हैं, परंतु व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग विच एक्चुअली सेपरेट शेक्सपियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स? वो क्या चीज़ है जो शेक्सपियर को सबसे अलग बनाती है? देखो, लायली ने ऑर्नेट प्रोज लिखा। ऑर्नेट प्रोज मैं पहले ही बता चुका, बहुत ही डेकोरेटिव प्रोज, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सजा के लिखी जाती हैं, ठीक है। अब मार्लोव ने बॉम्बास्टिक एक्सप्रेशन दिए चीज़ों को, बेन जॉनसन ने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। परंतु शेक्सपियर की ग्रेटनेस ये थी कि उसके प्लेज में वो ये जो लोग मास्टर थे अपने अपने फील्ड के, लायली ऑर्नेट प्रोज का, मार्लो बॉम्बास्टिक एक्सप्रेशन का, है ना, बेन जॉनसन ह्यूमर का, तो ये जो महारथी लोग हैं ना, इनकी क्वालिटी की चीज़ सबकी शेक्सपियर के अकेले के अंदर पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब, वो लायली जैसा ऑर्नेट प्रोज लिख सकता है, वो बेन जॉनसन जैसा ह्यूमर क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और मार्लो जैसा बहुत ही हाई लेवल का एक्सप्रेशन। बॉम्बास्टिक एक्सप्रेशन का मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो, वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि बहुत हाई साउंडिंग वर्ड, मतलब आप किस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो किसी बारे में, परंतु उसमें शब्दों का हेर फेर ज़्यादा है और बेसिकली मीनिंग कम है। मतलब खोखले शब्द, बहुत ऊंचा बोलना किसी चीज़ के बारे में, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, परंतु उसमें मीनिंगफुल चीज़ें कम है और सिर्फ बकवास ज़्यादा हो। तो बॉम्बास्टिक एक्सप्रेशन मतलब बेसिकली चीज़ों को इस तरीके से अतिशयोक्ति करके बहुत हाईली शो करना, परंतु उनमें इतना मीनिंग ना निकले। तो लायली का ऑर्नेट प्रोज हो, चाहे बेन जॉनसन का ह्यूमर हो, चाहे मार्लो का बॉम्बास्टिक एक्सप्रेशन हो, ये तीनों के तीनों इनकी क्वालिटी, इनके लेवल का अकेला शेक्सपियर भी लिख सकता था। तो ये स्पेशलिटी थी कि उसमें सारे गुण थे, ठीक है। अब ड्राइडन कहते हैं कि शेक्सपियर जो है ना, वो उसके पास में बहुत लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो क्या करता था कि उस ज़माने की सोसाइटी के हर तरह के लोग उसने अपने कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल किए हैं अपने प्लेज में बेसिकली। अब आप बोल सकते हो राइटर्स तो एंशिएंट टाइम से मॉडर्न एरा तक सब हुए हैं, ठीक है, परंतु उन सभी राइटर्स में ड्राइडन ने बोला है कि केवल शेक्सपियर ही से था जिसकी सबसे बड़ी सोल थी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी। उसने अपने टाइम के हिसाब से हर प्रोफेशन, हर क्षेत्र, हर तरह का व्यक्ति, हर क्लास का व्यक्ति, उन सभी को अपने प्लेस में जगह दी है। अब ऊपर से देखा जाए ना, तो शेक्सपियर का जो माइंड था ना, वो यूनिवर्सल माइंड कहलाता है, क्योंकि देखो उसके कैरेक्टर, मैंने बताया उसका कैरेक्टराइजेशन करता है ना, बहुत मास्टरफुल कैरेक्टराइजेशन है वो। अपने टाइम में उसने हर तरह के व्यक्ति को, मतलब जो भी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट लोग हैं, अवेलेबल हैं, जो प्रोफेशंस हैं, जिस तरह के लोग हैं, क्लासेस के अलग अलग वर्ग के लोग, उन सबको उसने अपने प्लेस में जगह दी है। तो यूनिवर्सल माइंड उसका था। और कह सकते हो कि जैसे बताया ना मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सभी तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है, सोसाइटी के हर वर्ग, हर सेक्शन से उठाए हैं उसने, अलग अलग सिचुएशन में उनको प्रेजेंट किया है। तो कह सकते हैं हम लोग कि
वो बड़े ही रियलिस्ट टाइप के थे। मतलब उन्होंने अपने टाइम की, आज के मॉडर्न ज़माने की जिनको हम रियलिस्ट बोलते हैं, कि जो रियलिज्म को शो करते हैं, सोसाइटी को जैसा है वैसा दिखाते हैं, ये उस ज़माने के आज के रियलिस्ट से ज़्यादा बेटर तरीके से उन्होंने दिखाया, मतलब बेटर वे में दिखाया, बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, दिखाया उन्होंने उस ज़माने में। यानी आज के सो कॉल्ड रियलिस्ट से ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने सोसाइटी को अपने समय में अपने प्लेस में दिखाया है। ठीक है। और ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का जो स्वभाव है ना, ह्यूमन नेचर के जो फीचर्स हैं, मतलब उनका स्वभाव किस तरह का है, उन इसेंशियली और परमानेंट फीचर, यानी कि कुछ उनका जनरल सिचुएशंस में या कुछ स्पेशल सिचुएशन में इंसान कैसे एक्ट करता है, आमतौर पे कैसे एक्ट करेगा, और कोई स्पेशल सिचुएशन होगी उसमें कैसे एक्ट करेगा, तो वो हर तरीके से उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को अपने प्लेस में शो किया है। तो देखो इसीलिए तो उनके जो कैरेक्टर्स है ना, देखो हमको दूसरे राइटर्स के कितने कम कैरेक्टर्स याद होंगे, हार्डली एक आध कैरेक्टर्स याद होंगे, परंतु शेक्सपियर का बहुत पूरी लिस्ट याद है कि उसके इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं, मतलब इतने सारे उन्होंने पात्र क्रिएट किए हैं। उन सब कैरेक्टर्स का उनको प्रेजेंट इस तरीके से किया गया बेसिकली, क्योंकि उनके गुण इस तरह के थे कि वो आज भी लागू होते हैं, आज भी ऐसे लोग मिलेंगे हमको उस तरह के गुण के लोग। तो सोसाइटी को उन्होंने ढंग से एनालाइज किया, ह्यूमन बिहेवियर को ढंग से एनालाइज किया, और इन सब के बाद में कैरेक्टर रचे। तो वो कैरेक्टर कैसे हो गए, लिविंग कैरेक्टर हो गए, वो आज भी जिंदा हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं ना, उनसे वो रिलेट कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि इस तरह के पात्र होते हैं समाज में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो इनकी जो प्लेज है ना, वो ड्रामा तो बहुत महान ड्रामा तो हम मान सकते हो, बहुत मतलब है ही, लिटरेचर के पार्ट हैं। परंतु देखो एक चीज़ और है जो स्पेशल है उनके बारे में, कि वो ग्रेट पोइट ड्रामेटिस्ट तो रही हैं, परंतु अगर हम माने कि भाई बाइबल जो है क्रिश्चियन धर्म की सबसे बड़ी किताब है, अब क्योंकि क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, सभी देशों में फैल गई, तो बाइबल को पढ़ने वाले सभी देशों में मिल जाएंगे। तो बाइबल के बाद में दूसरे नंबर पे शेक्सपियर की चीज़ों को कोट किया गया आज तक, यानी कि बाइबल को जितना आपने उसको इस्तेमाल किया गया लोगों ने लिखने में, उसका रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है, बाइबल में चीज़ें उठा के लिखी हैं, उसके बाद में बाइबल के बाद में सबसे ज़्यादा शेक्सपियर को कोट किया गया। मतलब शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई चीज़ों को आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो, उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये कितनी बड़ी बात है, मतलब बाइबल के बाद में दूसरे नंबर पर शेक्सपियर आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा कोट किया गया है एक तरीके से, ये हम ऐसे मान सकते हैं। अब डिफेक्ट क्या है शेक्सपियर की राइटिंग पे, तारीफ बहुत हो गई, थोड़े से डिफेक्ट भी देख लेते हैं। तो शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज लिखे हैं ना, वो बड़े ही ग्रेट स्पीड में लिखे हैं, क्योंकि उनको उस ज़माने की ऑडियंस की ज़रूरतों को पूरा करना था, तो उन्होंने बहुत स्पीड में लिखे हैं। यानी कि वो राइटिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाए, लिखने पर इतना ध्यान दे नहीं पाए, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने वो प्लेज लिखे हैं और ऊपर से लिखे। वो प्ले राइटिंग के इतने बड़े बोल सकते हैं कि मास्टर नहीं थे, वो प्लेस को प्रेजेंट करने में मास्टर थे। तो उन्होंने प्लेस बड़े स्पीड से लिखे और बड़े हरीड मैनर, बहुत जल्दीबाजी में लिखे, तो उसमें केयरलेसनेस साफ नज़र आती है आपको, यानी कमी दिख जाएगी, जल्दीबाजी नज़र आ जाएगी। जैसे हेमिंजन, कॉन्डल और बेन जॉनसन, इन्होंने तीनों ने एक बात कही है कि उन्होंने एक भी प्ले में कहीं भी काटा फाटी नहीं करी, मतलब सिंगल ब्लॉटेड लाइन नहीं मिलेगी, यानी कहीं भी कटी हुई लाइन नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने रिवीजन किया ही नहीं, एक बार लिख दिया जो लिख दिया, उसको दोबारा देखा ही नहीं कभी कि क्या मिस्टेक रही क्या रही, कहीं काटा फटी है ही नहीं, जो एक बार लिख दिया एज इट इज़ वैसा वैसे लिखा रहेगा। अब एज यू लाइक इट प्ले के एंडिंग आप देखोगे तो उसमें पता चलता है कि उनकी जल्दीबाजी का नतीजा कि सीलिया की मैरिज ओलिवर से हो जाती है, जो कि बड़ी अनकन्विंसिंग है, उसे दिखाया ही नहीं कि वो क्यों शादी कर रही है उससे, ठीक है, प्रॉपर वे में शो ही नहीं किया। उसी तरीके से जिसने कह सकते ड्यूक का थ्रोन छीन लिया था, सिंहासन छीन लिया, उसका हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया, उसको प्रूव नहीं किया गया, ठीक है। अब आगे देखा तो विंटर्स टेल, शेक्सपियर का जो प्ले है विंटर्स टेल, इसमें बोहेमिया नाम का कंट्री दिखाया गया है और उसको समुद्र तट पे दिखाया गया है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं, बोहेमिया तो कहीं भी आसपास समुद्र तट पर नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, ये मतलब उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, ये जल्दीबाजी में जब ऐसे करते हैं तो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब एक्सेसिव वर्ड प्ले, आज के ज़माने में इसको अननेसेसरी माना जाता है कि आप इतना ज़्यादा शब्दों को के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आप ह्यूमर क्रिएट कर रहे हो, है ना, हंसी मजाक करने के लिए वर्ड प्ले बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब आज के ज़माने में ये अननेसेसरी लगेगा, परंतु उस ज़माने में हो सकता है कि शेक्सपियरियन ऑडियंस को इस तरह की चीज़ें पसंद थी, उनको चाहिए था, तो शेक्सपियर ने ऐसा लिखा। तो हम आज के ज़माने के हिसाब से इसको कमी मानेंगे, परंतु शेक्सपियर के टाइम के हिसाब से ये उन्होंने ऑडियंस को देखते हुए ऐसा किया।
उसी तरीके से लंबे लंबे डिक्लेमेशंस, लंबे लंबे भाषण बोले जा रहे हैं। अब होता क्या था कि स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्शन हो नहीं पाता था, तो जो चीज़ आप एक्शन के द्वारा शो नहीं कर रहे हो वो आप बोल के ही शो करोगे, ठीक है। तो उनके प्लेस में लंबे लंबे लेंथी डिक्लेमेशन मिलेंगे। अब आज के ज़माने में ये अनवारंटेड नजर आएंगे कि भाई इनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, परंतु उस ज़माने में ऑडियंस को फील देने के लिए पूरी सीनरी की और कमी, जो स्पेक्टिकल, जो एक्शन में जो कमी होती थी ना, उसको पूरा करने के लिए डिक्लेमेशन इस्तेमाल किए जाते थे कि बोल के चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। अब ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक शेक्सपियरियन मिस्ट्री भी है कि भाई सालों तक लोग इस बात से पजल्ड रहे, कंफ्यूज्ड रहे, ठीक है, कि भाई एक एक्टर जिसको पूरी हायर एजुकेशन भी नहीं मिली, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, वो शुरू में एक्टर थे, ठीक है, ये शेक्सपियर की बात हो रही है, वो एक्टर थे स्टार्टिंग में, ठीक है। एक एक्टर जिसको ज़्यादा पूरी एजुकेशन भी नहीं मिली, उसने ऐसे प्लेज लिख दिए 20 साल के अंदर, इतने सारे और इतने ज़ोरदार तरीके के प्ले लिख दिए, इतने हाई क्वालिटी के, ठीक है। तो लोग ये मानते थे कि शायद ये मार्लोव ने लिखे होंगे या बेकन ने लिखे होंगे, परंतु ये मिस्ट्री चलती रही कई सौ साल तक, ठीक है। पर लेटर ऑन बाद में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनके सबूत मिले, एविडेंस मिले, जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि नहीं, ये शेक्सपियर के द्वारा ही लिखे गए हैं। अब एक व्यू है, एक विचार है जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसे लोग मानते रहे हैं कि भाई शेक्सपियर ना वो बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव राइटर है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई राइटर अपनी किताब लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई वर्क लिख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कैरेक्टर के द्वारा अपने खुद के व्यू पॉइंट्स को जाहिर करता है। यानी जो राइटर है ना, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है जिसका इमोशनल कनेक्शन ना हो किसी के साथ में, बेसिकली। मतलब वो खुद को प्रेजेंट ना करे, खुद के व्यू पॉइंट शो ना करे कहीं पर भी। सब्जेक्टिव होता है जिसमें वो इमोशंस जुड़ जाते हैं दूसरे के साथ में। यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे इंटरव्यू लेते हुए मेरे सामने मेरा कोई रिलेटिव आ गया। अब भाई मेरे मन में आ जाएगा तो मेरा रिश्तेदार है, इसको मैं अच्छे नंबर दे दूँ, ठीक है, ये तो मेरे जानकार है। तो ये तो सब्जेक्टिव होगा कि मैं खुद को अलग नहीं कर पाया हूँ, मेरे इमोशंस को मैंने उस व्यक्ति से अलग नहीं कर पाया, और मेरे जो विचार है, मेरे व्यू पॉइंट है, मेरी सोचने समझने जजमेंट लेने की जो क्षमता है ना, वो अफेक्ट हो गई है, उस पर असर पड़ गया है सामने वाले को देखते ही, तो मैं सब्जेक्टिव हो गया हूँ। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मेरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बेसिकली मेरे व्यू पॉइंट अफेक्ट नहीं हो रहे, मेरे विचार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, मेरे विचार बिल्कुल एज इट इज जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। सामने वाली सिचुएशन, व्यक्ति या किसी को चीज़ को देख के मेरे विचार नहीं बदल रहे हैं। तो शेक्सपियर को बहुत ऑब्जेक्टिव राइटर बोलते हैं कि वो अपने प्लेज में अपने विचार दिखाते नहीं हैं किसी भी कैरेक्टर के थ्रू, ऐसा लोग मानते आए, ये उनका लोगों का मानना रहा। परंतु आजकल इस थ्योरी को काफ़ी स्कॉलर्स ने डिनाई कर दिया, और वो बता रहे हैं कि जैसे हेमलेट की जो स्पीचेज़ है ना, वो एक्चुअल में नज़र आती है कि शेक्सपियर खुद बोल रहा है, यानी शेक्सपियर के विचार शो हो रहे हैं उनमें। इसी तरीके से टचस्टोन जो कैरेक्टर है या फीस्टे जो कैरेक्टर है, ये लाइफ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ये कैरेक्टर्स, और ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये शेक्सपियर खुद कर रहा है इन कैरेक्टर्स के थ्रू, मतलब इनके थ्रू। तो पता चलता है जैसे टचस्टोन, तो किस में टचस्टोन आपको मिल जाएगा एज यू लाइक इट में, और फीस्टे किस में है? फीस्टे 12th नाइट में। तो ये कैरेक्टर्स क्या हैं? ये कैरेक्टर्स के द्वारा जो बोला जा रहा है ना, आज के स्कॉलर्स मानते हैं कि वो शेक्सपियर खुद बोल रहा है, तो हम उसे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव राइटर नहीं मान सकते, वो अपने व्यू पॉइंट जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में शेक्सपियरियन प्लेज ड्रामा के ऊपर अपना लेक्चर हो गया। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।